हेलो स्टूडेंट्स। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसे हम एनपी 1986 के नाम से भी जानते हैं, इस शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि देखें तो हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी शिक्षा नीतियाँ आई, जिसमें मुदालियर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, सभी ने शिक्षा में समानता, गुणवत्ता और पहुंच की चुनौतियों को रेखांकित किया। यह जो नीति थी यह मई 1986 में घोषित की गई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वह राजीव गांधी जी थे। यह पॉलिसी आई इसलिए थी क्योंकि इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी 1968 की नीति, उसमें कुछ सीमाएं थीं और कुछ चैलेंजेस थे, जिसमें बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी बदलाव, क्षेत्रीय सामाजिक असमानताएं। तो इन सभी समस्याओं को एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ी। उद्देश्य था शिक्षा में पहुंच, समानता, गुणवत्ता और राष्ट्रीय विकास से जोड़ना। अगर हम शिक्षा नीति की संरचना देखें तो इसमें कुल 12 भाग्य हैं, 24 अध्याय बताए गए हैं, जिसमें शिक्षा का सार, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, समानता, पुनर्गठन, तकनीकी प्रबंधन शिक्षा, वयस्क शिक्षा, बालिका शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, संसाधन क्रियान्वयन इत्यादि बहुत सारे बिंदु जो हैं वो समाहित किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं प्रथम भाग की, शुरू करते हैं। हमें पूरे 12 अध्यायों को देखना है। तो जो पहला पार्ट है, जो पहला भाग है, वह भूमिका है या परिचय है, इंट्रोडक्शन, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 भारत में शिक्षा प्रणाली के व्यापक सुधार हेतु बनाई गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा को अधिक समान, गुणवत्तापूर्ण, सार्वभौमिक राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ बनाना है। इस नीति में शिक्षा को मानव संसाधन विकास का भी प्रमुख आधार माना और यह संदेश दिया कि शिक्षा ही राष्ट्रीय विकास की नींव है। तो आप देख सकते हैं कि पॉलिसी इस बात को इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में बता रही है कि शिक्षा ही एक माध्यम है जो राष्ट्र के विकास का माध्यम है, और शिक्षा के जो उद्देश्य है वह शिक्षा को ज़्यादा समान, ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण, सार्वभौमिक और राष्ट्र निर्माण हेतु बनाने का है। दूसरा जो भाग है, भाग 2, यह है द एसेंस एंड द रोल ऑफ एजुकेशन। इसमें बताया गया है शिक्षा का सार और शिक्षा की भूमिका। तो इस भाग का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसमें शिक्षा की मूल भावना और उसके उद्देश्य बताए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा का सार यानी एसेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा क्यों देनी है और क्या उसका सार है। तो शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास का माध्यम है, यानी कि यह बालक के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास समाहित है। तो अपने आप में शिक्षा का मतलब है कि बालक या व्यक्ति का संपूर्ण विकास शिक्षा से किया जाए। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि मानव में मूल्यों, मानव के चरित्र, उसकी सृजनात्मकता, अनुशासन और जिम्मेदारी का विकास भी करना है। शिक्षा संस्कार भी है और संस्कृति का संवाहक भी है। तो इस भाग में पॉलिसी में यह बताया जा रहा है कि शिक्षा का जो है महत्व क्यों है, क्यों शिक्षा देनी आवश्यक है। आगे हम देखते हैं शिक्षा की भूमिका। एसेंस तो हमने देख लिया कि सार क्या है, अब रोल क्या प्ले करता है एजुकेशन। तो पॉलिसी ने बताया कि शिक्षा समाज में समानता, सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन की मुख्य शक्ति है। यह राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक सोच और जनतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाती है। यानी एक तरफ तो ये इक्वालिटी और एम्पावरमेंट और
नेशनल इंटीग्रेशन, साइंटिफिक टेम्परमेंट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इन सारे चीज़ों का जो है मुख्य आधार जो है वह शिक्षा है। वो शिक्षा के माध्यम से ही हम इन मूल्यों को विकसित कर सकते हैं। साथ में आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के लिए भी शिक्षित मानव शक्ति तैयार करनी है, यानी मैन पावर को एज अ ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप करना है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा को राष्ट्र के विकास की अनिवार्यता बताया गया। साथ ही शिक्षा अपराध, गरीबी और असमानताओं को कम करने का साधन है। तो जो भाग 2 है उसमें शिक्षा का सार और शिक्षा की भूमिका का वर्णन किया गया है। तीसरे भाग में हम आते हैं तो इसमें है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पॉलिसी ने पूरे देश में शिक्षा के लिए समान संरचना 10+2+3 लागू करने की बात की और यह लागू की भी गई। शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ने पर बल दिया गया और सभी क्षेत्रों में शिक्षा में गुणवत्ता, समान अवसर और न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करने का लक्ष्य भी रखा गया। साथ में ये भी बताया गया कि जो 10+2+3 है उसको पहले के जो उसके 10 साल हैं उसको हम 5+3+2 में भी ब्रेक कर सकते हैं फर्दर आगे जाके। साथ में मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, हर स्टेज पे MLL जिसको हम कहते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर, ये भी बताया गया कि इस पॉलिसी में कि हमें उसको भी सुनिश्चित करना होगा कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग कितनी है। तो यह भी इस पॉलिसी का हिस्सा है। आगे हम देखते हैं पार्ट 4 जिसमें एजुकेशन फॉर इक्वालिटी की बात है, समानता के लिए शिक्षा। इसमें SC, ST, OBC, महिलाएं, विकलांग, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष उपाय, बालिका शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही गई, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार और साथ ही सामाजिक न्याय को शिक्षा के माध्यम से साकार करना। यह बात कोठारी कमीशन में भी आई थी। सर्वप्रथम समानता के लिए शिक्षा, उसी को अपनाते हुए NP 1986 में भी ये बातें की गई। जो 5th पार्ट है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस, यानी विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा जिसमें सार्वभौमिक नामांकन और ड्रॉप आउट कम करने की बात की गई, माध्यमिक शिक्षा पर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार करने की बात की गई, उच्च शिक्षा में अनुसंधान, नवाचार, स्वायत्तता, गुणवत्ता सुधार, इन चीज़ों की भी बात कही गई और साथ में एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा या वयस्क शिक्षा में निरक्षरता उन्मूलन अभियान चलाने की भी बात कही गई। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट 6, ये है टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, यानी तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा। इसमें इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मैनेजमेंट संस्थानों का विस्तार करने की बात, तकनीकी मानव संसाधन की मांग को पूरा करने पर जोर और उद्योग संस्थान सहयोग को बढ़ाने पर बल देने की बात कही गई। भाग 7 मेकिंग द सिस्टम वर्क, यानी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाना। इसमें प्रशासनिक सुधार पर बल देने की बात की गई, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, साथ ही निगरानी, मूल्यांकन और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली को अपनाने की बात भी कही गई, जिससे कि शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। 8वां पार्ट जो है रिसोर्स एंड रिव्यू की बात करता है, संसाधन और समीक्षा, जिसमें वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने की बात, शिक्षा पर कुल राष्ट्रीय आय का बड़ा हिस्सा खर्च करने की सिफारिश, जो कि पॉलिसी ने 6% कहा कि GDP का कम से कम 6% जो है वो शिक्षा पर व्यय होना चाहिए, और साथ ही नीति की समय समय पर समीक्षा का प्रावधान भी बताया गया। भाग 9 को अगर हम देखें तो यह शिक्षक के लिए समर्पित है, द टीचर इसका टाइटल है। इसमें शिक्षक
को शिक्षा व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ बताया गया है। शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार की बात की गई है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अनुशंसा थी वह डाइट की स्थापना थी, जो जिला स्तर पर शिक्षक शिक्षा संस्थान के रूप में कार्य करेगी और कार्य स्थितियों में और सम्मान में शिक्षकों के इस पर वृद्धि पर जोर भी दिया गया था। 10वां भाग जो है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का प्रबंधन। इसमें केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना, शिक्षा प्रशासन में विकेंद्रीकरण, यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जब हम NP 1986 की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर और जिला स्तर पर अलग अलग प्रशासन बनाए जाएं। इस तरह शिक्षा का विकेंद्रीकरण करने की बात थी। पंचायत नगर पालिकाओं को भी शिक्षा में भागीदारी देने की बात कही गई है। उसके बाद है रिव्यू भाग जो है 11, रिव्यू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन की समीक्षा, जिसमें शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों में समितियां बनाई जाएं। स्कूल, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन तंत्र जो है बनाया जाए, जो हर स्तर पर मूल्यांकन कर और चीज़ों को बताए। नीति के प्रभाव को मापने के लिए सर्वेक्षण और अध्ययन, यानी जो भी पॉलिसी बन रही है ये ज़रूरी है कि समय समय पर उसको रिवाइज़ किया जाए। वैसे तो हर 5 साल पे रिवाइज़ करने की बात कही गई थी इस पॉलिसी में, इसीलिए इसके बाद प्लान ऑफ एक्शन 1992 में देखने को मिलता है, जो कि एक रिव्यू वर्जन था 86 की पॉलिसी का। 12वां भाग जो द फ्यूचर नाम से है, और इसमें हम कुछ स्पेशल एक्शन प्रोग्राम्स देखेंगे जो कि NP 1986 के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो इसकी पॉलिसी में कुछ यूनिक जो चीज़ें बताई गई थी, जो विशिष्ट कार्य योजनाएं हैं, वह उसमें सबसे पहला जो था वो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। यह प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाएं, 2 कमरे, आवश्यक फर्नीचर, शिक्षण सहायक सामग्री, 1 शिक्षक और पर्याप्त ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ों को जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत दिया गया, जो कि 1987 से 88 के बीच में लागू की गई और काफ़ी सफल योजना मानी जाती है। पूर्णतः जो प्राथमिक विद्यालयों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। दूसरी जो पॉलिसी आई वो थी नवोदय विद्यालय स्कीम की। इसको गतिरोधक पेस सेटिंग स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चे थे उनके लिए यह आवासीय विद्यालय की योजना थी, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विज्ञान और गणित में उत्कृष्टता जो है वह देख के ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए विद्यालय खोला गया था। तो नवोदय विद्यालय की अनुशंसा भी 1986 पॉलिसी में देखने को मिलती है। तीसरी है जो डाइट इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें कि जिला स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान बनाए जाएं और शिक्षक शिक्षा में सुधार हेतु शोध को बढ़ावा दिया जाए। तो जिले स्तर पर टीचर्स को ट्रेन करने के लिए हर जिले पर डाइट की स्थापना की अनुशंसा भी 1986 की पॉलिसी में देखने को मिलती है। साथ ही 10 ईयर स्कूल करिकुलम, कक्षा 1 से 10 तक राष्ट्रीय स्तर की समान पाठ्यचर्या का प्रावधान भी जो है 86 की पॉलिसी में देखने को मिलता है। साथ में मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन, कार्य अनुभव, वर्क एक्सपीरियंस और पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी करिकुलम में शामिल करने की बात पॉलिसी में कही गई है। वैल्यू एजुकेशन एंड वर्क एजुकेशन, जीवन में मूल्य, राष्ट्रीय एकता, नैतिक शिक्षा पर जोर होना चाहिए, यानी इन्हें जो है करिकुलम में एज अ सब्जेक्ट ऐड करने की भी बात कही गई। साथ में डीलिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब, ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अनुशंसा बताई गई थी कि जो नौकरी है या जो रोजगार है वो केवल डिग्री पर आधारित ना हो, कौशल और प्रशिक्षण को महत्व दिया जाए, यानी जो जॉब है उसे डिग्री के ही उसमें न दिया जाए, बल्कि एक नेशनल टेस्टिंग सर्विस बनाने की भी बात की गई, जो कि परीक्षा ले और उसके बाद उस बेसिस पे नौकरी जो है वो दे। तो ये पॉलिसी थी हमारी ओवरऑल। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी।